नमस्कार। कभी यह सोचा है कि इतनी बड़ी सरकार जिसके पास इतनी ज्यादा शक्ति है, उसे कोई एक इंसान या कोई एक संस्था अपनी मुट्ठी में कैसे नहीं कर पाती? ये कमाल है भारतीय संविधान का। तो आज हम इसी शानदार व्यवस्था की कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे हमारा संविधान शक्ति को हमेशा संतुलित रखता है। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं, वो कौन सा सिस्टम है जो एक लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही में बदलने से रोकता है? इसका जवाब हमारे संविधान के डिजाइन में ही छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कल्पना कीजिए कि सरकार की सारी शक्ति 3 चमकते हुए गोलों या कह ले ऑर्ब्स में बंटी हुई है। पहला ऑर्ब है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को देश भर में लागू करती है। और तीसरा ऑर्ब है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो ये देखती हैं कि कानून का सही मतलब क्या है और उसके हिसाब से न्याय करती हैं। तानाशाही को रोकने के लिए यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस आइडिया को कहते हैं शक्ति का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। यह सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उनका मानना था कि जब कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय करने की शक्ति, ये तीनों एक ही हाथ में आ जाती हैं, तो आजादी का बचना नामुमकिन है। इसलिए इन शक्तियों को हमेशा अलग अलग रखना ही सबसे अच्छा रास्ता है। पर क्या सभी लोकतंत्र इसे एक ही तरीके से अपनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका में शक्तियों का बहुत ही सख्त बंटवारा है। आप समझ सकते हैं कि जैसे 3 अलग अलग डिब्बे हों जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत ने एक ज्यादा लचीला मॉडल अपनाया, जिसे कहते हैं कार्यात्मक पृथक्करण। यहां तीनों शाखाएं थोड़ी बहुत एक दूसरे के काम में दखल देती हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे पर नजर रख सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी राम जवाया कपूर मामले में इसी खूबसूरत संतुलन की पुष्टि की थी। तो ये जो 3 ऑर्ब्स हैं, ये बस अलग अलग रखे नहीं हैं, बल्कि ये जवाबदेही के गियर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये गियर ही नियंत्रण और संतुलन, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये गियर असल में घूमते कैसे हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, वो शाखा जो कानून बनाती है, यानी हमारी संसद, वो उस शाखा को कैसे कंट्रोल करती है जो देश चलाती है, यानी हमारी सरकार? देखिए, संसद के पास इसके लिए कई शक्तिशाली हथियार हैं। संविधान का आर्टिकल 75 साफ कहता है कि सरकार अपने हर काम के लिए सीधे लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा तक सकती है, प्रश्नकाल में मंत्रियों से तीखे सवाल पूछ सकती है, और सबसे बड़ी बात, बजट पर कंट्रोल रखती है। मतलब सरकार संसद की मंजूरी के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। अगर संसद इतनी शक्तिशाली है, तो क्या सरकार के पास भी उसे रोकने का कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। संतुलन का मतलब ही यही होता है कि शक्ति एक तरफा न हो। कार्यपालिका के पास 2 बहुत बड़े नियंत्रण हैं। पहला है आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वो संसद से पास हुए किसी भी बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं या उसे दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। और दूसरा है आर्टिकल 123, जिसके तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। मतलब जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे अनोखे ऑर्ब की तरफ, न्यायपालिका। इसे हम संविधान की सुरक्षात्मक ढाल भी कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा काम यह देखना है कि बाकी दोनों शाखाएं, यानी विधायिका और कार्यपालिका, संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करें। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर संसद और सरकार मिलकर कोई ऐसा कानून बना दें जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ही खिलाफ हो? तब कौन रक्षा करेगा? तब कौन सामने आएगा? यहीं पर न्यायपालिका का सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आता है, न्यायिक रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू। संविधान का आर्टिकल 13 हमारी अदालतों को यह शक्ति देता है कि वे किसी भी कानून की जांच करें, और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है, तो उसे अवैध या शून्य घोषित कर दें। ये हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है। और न्यायपालिका की शक्ति यहीं खत्म नहीं होती। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों का पृथक्करण। ये संविधान का मूल ढांचा है, इन्हें कोई नहीं छू सकता। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत सरल है।
मान लीजिए संसद ने एक कानून बनाया, फिर किसी नागरिक या संस्था ने उसे अदालत में ये कहकर चुनौती दी कि ये असंवैधानिक है। तब अदालत संविधान की कसौटी पर उस कानून को परखती है, और अगर कानून उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे रद्द कर दिया जाता है। बस। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत एक असाधारण शक्ति भी है। ये आर्टिकल अदालत को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश देने की इजाजत देता है, भले ही उसके लिए कोई बना बनाया कानून मौजूद हो या ना हो। यह शक्ति न्याय को हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए है। तो अब तक हमने देखा कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं और न्यायपालिका उन दोनों पर नजर रखती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। संतुलन का अंतिम सूत्र यह है कि कोई भी, यहां तक कि संविधान का रक्षक भी, निरंकुश नहीं है। तो अंतिम और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि जो संस्था सबको नियंत्रित कर रही है, उस पर किसका नियंत्रण है? क्या जजों को भी कोई रोक सकता है? हाँ बिल्कुल, संविधान ने न्यायपालिका पर भी नियंत्रण की व्यवस्था की है। संसद आर्टिकल 124 के तहत महाभियोग की एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया के जरिए जजों को उनके पद से हटा सकती है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका यानी सरकार की भी एक अहम भूमिका होती है। और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अदालत द्वारा दी गई सजा को माफ या कम कर सकते हैं, जो न्यायपालिका के फैसले पर एक तरह का अंतिम मानवीय नियंत्रण है। तो इस पूरी व्यवस्था का सार इस खूबसूरत चक्र में छिपा है। हर शाखा के पास अपनी एक मुख्य शक्ति है, लेकिन साथ ही वो दूसरी शाखाओं पर नियंत्रण भी रखती है। विधायिका कानून बनाती है, पर कार्यपालिका वीटो कर सकती है, और न्यायपालिका समीक्षा। कार्यपालिका कानून लागू करती है, पर विधायिका उसे हटा सकती है, और न्यायपालिका सबकी रक्षा करती है, पर उस पर भी महाभियोग और नियुक्ति प्रक्रिया का नियंत्रण है। ये एक ऐसा जटिल ताना बाना है जहां कोई भी अकेली शाखा सबसे ऊपर नहीं है, और सच पूछिए तो यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान किसी एक संस्था को सर्वोच्च नहीं बनाता। ये एक डांस की तरह है जिसमें तीनों शाखाएं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलती हैं। लेकिन ये नाजुक संतुलन सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता और आत्मसंयम पर भी टिका है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब कोई एक शाखा अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करती है? इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करता है।